हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और ज्ञानदीप की जो वीडियो सीरीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है 2023-24। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में आज आप यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। देन हम लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आप उसके बारे में कंपेयर करोगे कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। और देन जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी आप ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, किन किन सेक्टर्स में वो काम करती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और मैक्रो को हम बोलते हैं समष्टि हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है, इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स वी जस्ट स्टडीड अबाउट द लार्ज सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी और होल इकोनॉमी एंड देयर प्रॉब्लम्स। ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी होल इकोनॉमी या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सभी की सभी आप यहाँ पे मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हो और ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जाना मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें माइक्रो के बारे में भी जानना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी वेस्टी। अगर आप एक इकोनॉमी में माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हो, यानी इन एन इकोनॉमी व्हेन वी स्टडीड अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, या फिर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल लेवल्स या फिर स्मॉल स्केल पे जब आप स्टडी करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, या फिर पर कैपिटल इनकम, यानी पर पर्सन कैपिटल इनकम। ठीक है, तो इसमें आप जो भी स्टडी करते हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा सोचो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो ये बनता है कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी जस्ट स्टडीड अबाउट द स्मॉल यूनिट्स। हम इसमें किसको स्टडी करते हैं, स्मॉल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो में, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीड अबाउट द लार्ज सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी या फिर होल इकोनॉमी। यानी आप एक अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं या फिर पूरी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ये बनता है इनमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट बेसिस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस ये है, माइक्रो हैव अ कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड मैक्रो हैव अ कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी माइक्रो क्योंकि छोटा, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल्स आप इनके एग्जाम्पल से ले सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे आप, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, या फिर पर कैपिटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये इनके बीच में डिफरेंस है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा सोचो, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब ये होता है कि वो एरियाज जहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है, यानी स्टडी करता है। और इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या आप इंपॉर्टेंस ले पाते हैं या क्या फिर उनके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप। सबसे पहला स्कोप ये है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जरा सोचो, अगर आपको किसी कंट्री की या अपने ही देश की नेशनल इनकम को मेजर करना है, तो क्या आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करोगे, नहीं, आपको एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना है, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करना है। तो यहाँ पे आप किसको यूटिलाइज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्कोप क्या है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना, मेजर करना, इसमें ये हेल्प करता है। नंबर 2 है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जरा सोचो, एक इकोनॉमी में हमें ये पता लगाना है कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है। इन सभी को स्टडी करने के लिए, पता लगाने के लिए आपको मैक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। तो ये भी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मनी या मनी सप्लाई। जरा सोचो, हमें ये पता लगाना है कि एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई का लेवल क्या है, या मनी किस तरह से क्रिएट हो रही है, डिफरेंट बैंक्स के थ्रू किस तरह से मनी को क्रिएट किया जा रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसको भी स्टडी करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लार्ज स्केल पे स्टडी करोगे तो ये भी इसका पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी ये भी इसके स्कोप के। बेसिकली गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें
गवर्नमेंट बजट में होता क्या है, बेसिकली अगर गवर्नमेंट को अपना बजट प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ओवरऑल एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी उनकी डिफरेंट रिसीप्स हैं, जो भी उनके डिफरेंट इनकम्स हैं या सोर्सेज हैं, जो भी वो पैसा ओवरऑल खर्च करने वाले हैं, तो उसका एक एस्टिमेशन तैयार करना। और इस एस्टिमेट को तैयार करने के लिए उन्हें जो स्टडी करना होता है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक स्कोप के तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस लेवल। जरा सोचो, अगर एक इकोनॉमी में हमें ये पता लगाना है कि प्राइस का लेवल क्या है, क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये चीजें भी आपको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा, आप छोटे लेवल पे स्टडी नहीं करोगे, मैक्रो लेवल पे स्टडी करोगे, यानी लार्ज स्केल पे स्टडी किया जाएगा। तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जरा सोचो, एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि एक कंट्री की करेंसी के बदले में दूसरी कंट्री की कितनी करेंसी हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, जरा सोचो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक एस्टिमेशन है, एक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का, जो एक कंट्री के द्वारा अनदर कंट्रीज के साथ जो भी मेंटेन की जाती है, लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिसीव्स, पेमेंट। जरा सोचो, अगर हमें एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना है, इवैल्यूएट करना है, हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है या डिफिक्ट में है, मतलब फायदे का है या घाटे का है, तो इसका एस्टिमेशन भी कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनना पड़ेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स किन किन सेक्टर्स में काम करती है, किन किन एरियाज में काम करती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जरा सोचो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीज़ें आप पता कर पाते हैं इससे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप एक इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को पता लगा पाते हैं, यानी एक इकोनॉमी में क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में आप पता कर पाते हैं, जैसे पोवर्टी, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनके क्या क्या सिचुएशंस हैं इनके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके आप एक इकोनॉमी का जो भी चित्रण है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में आप पता कर पाते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है। नंबर 2, रोड मैप एंड ग्रोथ एंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। जरा सोचो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर पा रहे हैं, कैसे एक इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है, कैसे एक इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे, किन किन एरियाज में हमें काम करना पड़ेगा, ये भी हम कर पाते हैं। और कैसे कर पाते हैं, बिहाफ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप एक और, अगर मैं बात करूं, आप इसके बारे में पता कर पाते हैं कि आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की सिचुएशन है या नहीं है, या आपकी इकोनॉमी डायनामिक है, फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे पता कर पाते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक फायदा ये भी है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है या फ्लक्चुएशन हो रहा है, मूवमेंट्स हो रही हैं, इसके बारे में भी हमें पता चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चल पाता है कि हमारी कंट्री के थ्रू फॉरेन में कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से ज़्यादा है या फिर इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट से कम है, या इंपोर्ट एक्सेस है एक्सपोर्ट के कंपेयर में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करती हैं। और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या डिफिक्ट में है। सरप्लस इन द सेंस एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम, यानी कि रिसीव ज़्यादा, पेमेंट कम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल पाती हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जरा सोचो, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ये भी पता चल पाता है कि आपकी इकोनॉमी में कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको जॉब नहीं है। ठीक है, तो आप ये पता कर पाते हैं कि आपकी इकोनॉमी में पोवर्टी का लेवल क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अपर देन पॉवर्टी लाइन है। ये सारी चीजें आपको पता चल पाती हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको ये भी पता चल पाता है कि इकोनॉमी में पॉल्यूशन का क्या लेवल है, क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स उठाएं जिससे हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल पाती हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जरा सोचो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में पता कर पाते हैं। अब उन प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है,
कैसे उससे निपटना है, ये सारी चीजें पॉलिसी बनाना काम किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है कि कैसे पॉलिसी को बनाया जाए, कैसे उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। तो आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए भी क्या है, बिकम वेरी इजी, और आपको एक पाथ प्रोवाइड करती है जिससे आप पॉलिसी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जाके आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये फिनिश हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, और भी स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें ताकि वो इस तरह की नॉलेज को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ग्रैब कर सके इजीएस्ट वे में। ओके, थैंक यू आज के लिए।